समस्या ये है कि कोई भी चुनाव हिंदू मुस्लिम के सिवाय या पोलराइजेशन के सिवाय ये जीत नहीं सकते। तुम्हारे जो नफरती चिंटू बैठ के घूम रहे हैं ये बोलते हुए कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो भैया बहुसंख्यक के हिंदू है। इस देश के सारे वरिष्ठ पदों पर हिंदू ही बैठे हैं, अभी तक आज भी हिंदू ही बैठे हैं, उस वक्त भी हिंदू बैठे थे, तो किसी को समस्या नहीं हुई। बिल्कुल उसने गलत किया है, उसको सजा होनी चाहिए, मगर धर्म देख के, जाति देख के, भाषा देख के सजा नहीं हो सकती। अपराध की सजा होनी चाहिए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और आज मंडे है और मंडे को हम आपकी मुलाकात कराते हैं अविनाश काकड़े जी से, जो नागपुर में रहते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी आप जाकर के उनकी नजरियात, उनकी बातों को कुछ और ज्यादा सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। देश को जोड़ने वाली बात करते हैं, तोड़ने वाली बात नहीं करते। आज जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा बिजी हैं गुजरात इलेक्शन में। इस इलेक्शन में उन्हें 38 रैलियां टोटल एड्रेस करनी है, उन्हें खिताब करना है, भाषण देने हैं। उसके अलावा पदयात्राएं हैं और कई और प्रोग्राम हैं। मोदी जी वहां पूरा टाइम दे रहे हैं। गुजरात चूंकि महाराष्ट्र के पड़ोस में है, वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं। अविनाश काकड़े जी उस पर बात करेंगे। इसके अलावा ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, उसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को नोटिस दिया है सत्येंद्र जैन की वीडियो लीक होने पर। आपने अब तक वो वीडियो देख ली होगी जिसमें उनके पैरों की मालिश की जा रही है और एक बेड पर वो लेटे हैं, जो आमतौर पर जेल में वो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी के तौर पर देखा जाता है। वो क्या कुछ है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर बहुत कुछ बोल रहे हैं और एक बड़ा जो मुद्दा है वो महाराष्ट्र में इस वक्त राहुल गांधी ने जब से वीर सावरकर के माफी के खत पढ़ करके सुनाए हैं लोगों को, उसके बाद बीजेपी आरएसएस में बेचैनी है और सावरकर पर बहस फिर से छिड़ गई है। अब सावरकर के सपोर्टर, यानी जो देश की आजादी की जो स्ट्रगल थी, जो संघर्ष था, उसके खिलाफ जो कोई था, अब उसके सपोर्टर सड़कों पर आ गए हैं। देश के हालात इस तेजी से बदले हैं, ये हम रोज बरोज महसूस कर रहे हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि गुजरात में क्या कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी इतने ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा आम हालात में अगर लोकसभा इलेक्शन भी होते हैं तो शायद 38-40 रैलियां प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि हर रैली का कवरेज दूरदर्शन और दूसरे चैनलों पर होता है और वो एक रैली भी पूरे देश के लिए काफी होती है इलेक्शन के दौरान। लेकिन ये तकरीबन हर जिले में जा रहे हैं। क्या कुछ है, या ये बेचैनी है या जीतने की खुशी है जो वो जीतने जा रहे हैं, ऐसा वो समझ रहे हैं? देखो, सवाल ये है कि मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए भी प्रचार मंत्री है, मगर प्रचार मंत्री के साथ साथ वो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के प्रचार मंत्री है। वो अपनी पार्टी के लिए जितने जिले हैं उतने जिले में प्रचार कर रहा है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जितने कॉन्स्टिट्यूंसी है उतने भी प्रचार कर ले, तब भी इस वक्त बीजेपी के लिए बहुत कठिनाई है, क्योंकि बीजेपी के विरोध में माहौल है। वो नरेंद्र, देवेंद्र, भूपेंद्र वाले जो सीक्वेंस चल रहा है उसके विरोध में माहौल है, क्योंकि शासन वहां से चल नहीं रहा है। जो शासन वहां चल रहा है गांधीनगर से नहीं चल रहा है, दिल्ली से शासन चल रहा है। मतलब पपेट बैठाए हुए है। आपको पता होगा कि सारे के सारे पूर्व सीएम, पूर्व मंत्री हटा दिए गए, उनके सबके टिकट करीबन काट दिए सबके। तो ये जो नए लोग आए हुए हैं, ये नए लोगों के चेहरे पे वोट नहीं मिल रहा है। तो फिर मोदी का अभी जैसे बोल रहे हैं कि वो जो हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेसी, पूर्व कांग्रेसी थे, आपको पता होगा कि कट्टर मुल्ला जब बन जाता है तो वो 5 बार नमाज पढ़ता है, ये बताने के लिए कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा मुल्ला हो गया हूँ।
ये बताने के लिए। वैसा ये हेमंत जो विश्व शर्मा है, ये हर जगह नमाज पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि कलकत्ता में भी झारखंड सरकार तोड़ने के लिए जो कुछ उन्होंने किया, चूंकि ईडी तो इनकी माई बाप है, इसलिए उनके ऊपर सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अदरवाइज वो झारखंड सरकार गिराने के वक्त ही इसको जेल में होना चाहिए था। अब ये वहां जाके जो बता रहा है कि मैं गुजरात में वोट मांगने नहीं आया, तो वोट मांगने नहीं आया तो क्या करने आया भाई? वहां से टेक्नोलॉजी सीखने आया है कि देश में पोलराइजेशन कैसा करे और 25-30 साल शासन पोलराइजेशन के दम पर कैसा लाए, ये सीखने आए हो। गुजरात में चुनाव उनका कहना है कि चुनाव तीसरी बार मोदी के प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है। ये चुनाव गुजरात के सीएम का चुनाव नहीं है। मोदी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाना है, उसका ये चुनाव है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हार जाएंगे वहां गुजरात में तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे, ये क्लियर कर दिया उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने वहां बढ़ चढ़ के बोली कि किसी भी पुरुष को 3, 4, 5 से ज्यादा शादियां करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, कॉमन सिविल कोड का वहां बात करके, और उन्होंने ये बात वहां जम से बोली है। और उसका ये बोला है कि बेटियों को पिता और पति के संपत्ति में समान अधिकार होना चाहिए, जिसका ये विरोध कर रही थी। आरएसएस इसका विरोध कर रही थी। आपको पता होगा कि हमारे संविधान ने जब पिता के और पति के प्रॉपर्टी में बेटियों को हिस्सा दिया हिंदू कोड बिल में, तो उसका ये विरोध कर रहे थे। अभी इनको समझ में आया कि इसको समान हिस्सा मिलना चाहिए। और ये वहां जाके बोल रहे कि टीएमसी घुसपैठ का समर्थन करती है, बांग्लादेशी मुसलमानों का। आपको पता होगा कि 2014 में सत्ता के आने के पहले ये संख्या गिनाते थे कि बांग्लादेशी घुसपैठी इतने हो गए, रोहिंग्या घुसपैठी इतने हो गए, इतने लोगों ने यहाँ घुसपैठ कर लिया। अब ये सत्ता में आने के बाद इनको दिखाई नहीं देता, इनको असम के घुसपैठिए भूल गए कितने थे, क्या थे, वो जो हुआ था एनआरसी उसके बारे में भूल गए, क्योंकि उसमें ज्यादातर संख्या में 90% वहां हिंदू ही दिखाई दिए घुसपैठिए जो आए भाग के। तो इन्होंने एक नया कानून बना दिया उसके लिए, और अब ये जाके गुजरात में बोल रहे घुसपैठियों के बारे में। आप देख लीजिए, इनको हर इलेक्शन, हर चुनाव हिंदू मुस्लिम के सिवाय जीत नहीं सकते। 100 साल होते आए आरएसएस को, बीजेपी को भी अभी 50 साल होंगे, मुझे नहीं पता, ये ऐसे याद भी नहीं रखता मैं। इनको अभी भी हिंदू मुस्लिम के सिवाय कोई काम, 25 साल में हमने क्या काम किए, हमारी क्या उपलब्धि है गुजरात में, हमने कितना इरिगेशन बढ़ाया, कितना रोजगार बढ़ाया, कितने बच्चों को रोजगार दिया, किस तरीके से स्वास्थ्य सेवा का इजाफा किया, शैक्षणिक सेवा का इजाफा किया, ये बता के वोट मांगने की इनके औकात आज भी नहीं है। 25 साल शासन देने के बाद भी अगर आप ये बात नहीं कर सकते हो तो आपको शासन करना सच में आता है क्या, कि नफरत फैलाना आता है? दूसरा ये बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म सर्वसंभाव वाला ही होता है, इसलिए संविधान में हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा, नहीं तो हिंदू राष्ट्र लिखा जाता। मतलब जब हिंदू सर्वसंभाव वाला है तो हिंदू राष्ट्र लिखने की जरूरत क्या है? और तुम्हारे जो नफरती चिंटू बैठ के घूम रहे हैं ये बोलते हुए कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो भैया बहुसंख्यक के हिंदू है। इस देश के सारे वरिष्ठ पदों पर हिंदू ही बैठे हैं, अभी तक आज भी हिंदू ही बैठे हैं, उस वक्त भी हिंदू बैठे थे, तो किसी को समस्या नहीं हुई। मगर इनको एक समस्या ये है कि कोई भी चुनाव हिंदू मुस्लिम के सिवाय या पोलराइजेशन के सिवाय ये जीत नहीं सकते, क्योंकि वहां चौधरी विरोध में चला गया है। जो चौधरीयों का सबसे बड़ा नेता, उसको इन्होंने जेल में डाल दिया, पाटीदार को डिस्टर्ब कर दिया, पाटीदार को लेके और इनका हो नहीं सकता। उसके बाद में वो ठाकुर कम्युनिटी है वो डिस्टर्ब है, दलित कम्युनिटी है बार बार मारी पीटी जाती है वो डिस्टर्ब है, मुस्लिम तो डिस्टर्ब है ही है। तो अभी ऐसे इसमें इलेक्शन कैसे जीता जाए, तो एक हवा फिर से मुसलमानों का खड़ा करके ये जीता जाए, क्योंकि अनुराग ठाकुर नाम का एक नफरती चिंटू वहां जाके बोलता है कि मोदी जी ने गुजरात को दंगा मुक्त किया। अब दंगा मुक्त अगर सच में किया होगा और किसी के इससे हुआ होगा तो प्रवीण टोगड़िया था जिसने दंगे करवा के और उसको मुसलमानों को डराने का काम किया था। वो सच है या गलत है, मगर मोदी का दंगा मुक्त कराने में कोई योगदान नहीं है, दंगे कराने में जरूर योगदान रहा था। तो ये आपको क्या लगता है गुजरात इलेक्शन के नतीजे क्या हो सकते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां है, आम आदमी पार्टी के बारे में ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि जब से उन पर दिल्ली में दबाव बढ़ा है ईडी वगैरह का, उनका प्रचार भी जरा धीमा पड़ गया। उधर कांग्रेस की जो प्रचार समिति है उसका भी ऐलान नहीं हुआ था 2-3 दिन पहले तक। मुझे आज की पोजीशन नहीं मालूम, लेकिन यह कि इलेक्शन इतना नजदीक आने के बावजूद कांग्रेस का भी वहां प्रचार कोई मजबूत कोई नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसे वक्त में क्या कुछ होने वाला है गुजरात में?
सर हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सारे लोग बोलते थे जब वो चल रहा था ना पचड़ा कि शिवसेना के गठबंधन को समर्थन देना या नहीं देना, उसके लिए जितने लोग जा रहे थे दिल्ली से मुंबई, और वो सारे समझौते होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आखिर में फर्स्ट स्टेशन में इसने बोल दिया शरद पवार जी ने कि ये कांग्रेस मानने को तैयार नहीं, आपको जहां जाना है वहां चले जाओ। और आपको पता होगा कि अजित पवार जी, अजित दादा पवार चले गए थे बीजेपी के साथ में। ये इलेक्शन के इसमें प्रचार में, कैंपेन में, उसके प्रोपोगंडा में कोई हिस्सा नहीं लेता कांग्रेस में। जीत के आ जाओ, फिर बाद में उनके ऊपर राजनीति करने का काम ये लोग करते, बहुत ढंग से काम करते। ये करते करते कांग्रेस का सफाया होते जा रहा है हर जगह। अभी ये यात्रा निकल रही है, आपने देखा होगा कि राहुल जी की यात्रा में लाखों की संख्या में लोग जुट रहे। मगर स्थानिक नेता अगर वैसे होंगे, जिन नेताओं से नफरत करती है पब्लिक, वो नेता तो ऐसी है, नीचे का सारा महकमा आपका वैसा ही है, जिनको किसी कार्यकर्ता से बात नहीं करना, किसी समस्या पर बात नहीं करना, किसी की समस्या नहीं सुलझाना, किसी से मेल मुलाकात नहीं करना, किसी को वक्त नहीं देना। ये जो हरकतें हैं, वो हरकतें नहीं सुधरेगी तो कांग्रेस कैसे सुधर जाएगी? ये सुधरने वाली नहीं है। तो इस वक्त कांग्रेस वहां से प्रचार से नादारद है। हालांकि पिछले वक्त का जो जो ये हुआ था, कांग्रेस को बेनिफिट मिला था, वो बेनिफिट अगर इस वक्त अच्छा प्रचार करते, अच्छी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते, तो शायद बीजेपी हार जाती। वहां बुरी हालत थी बीजेपी की। मगर बीजेपी की बुरी हालत होने के बाद कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी क्या की है? तो राहुल गांधी बाहर घूम रहे, पदयात्रा कर रहे। राहुल जी आपकी राजनीतिक पार्टी है, मैं बताना चाहता हूं कि राहुल जी की राजनीतिक पार्टी है। राहुल जी कितने भी ईमानदार होंगे, मगर राहुल जी आप पार्टी को एनजीओ की तरह से नहीं चला सकते। आपकी पार्टी एनजीओ की तरह चल रही है, आप उसको एनजीओ की तरह चलाना चाह रहे हो, ये नहीं चलेगा। पॉलिटिकल आपको ये लेना पड़ेगा, उसमें भूमिका लेनी पड़ेगी। आप जहां चुनाव है वहां से गायब होते हो। आपको पिछले वक्त बताया मैंने कि तेलंगाना में किस प्रयास से बीजेपी ने वहां घुसपैठ करने का प्रयास किया, और टीआरएस की पार्टी ने, सॉरी, वो केसीआर की पार्टी ने उसको रोकने का प्रयास किया भरसक। वो इतनी विचित्र लड़ाई हो गई थी, उस लड़ाई में कांग्रेस की जमानत नहीं बची। तो कांग्रेस को और कांग्रेस के सारे नेताओं को मैं बताना चाहता हूं कि जमीनी नेता जितने हैं और आपको घेरे हुए जो नेता है, उनके वजह से कांग्रेस का नुकसान होगा। आपको जनता चाहती है, मगर नेता का चेहरा जैसा देखेंगे तो नेता वोट नहीं देंगे, पब्लिक वोट नहीं देगी। आपको ये समझने की जरूरत है। गुजरात में भी यही होगा। तो यानी गुजरात में भी यानी आप है। यानी आप तमाम आम बीजेपी आदमी की पार्टी के पास में जमीनी फील्डिंग नहीं है, जमीन में कुछ नहीं है, ज्यादा बहुत कम फील्डिंग है। तो आम आदमी पार्टी को जिताने का मात्र काम मतलब चमत्कार कर सकता है। कांग्रेस की वहां फील्डिंग थी, मगर नेता वहां दबंगता से काम नहीं कर रहे। और आपने देखा होगा हर जिले में प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या कारण है कि प्रियंका जी, सोनिया जी और बड़े नेता वहां रैलियां नहीं कर रहे? मुझे एक कारण जानना है। हाँ, ये बहुत ही मैं समझता हूं हर उस इंसान के लिए तकलीफ की बात है जो कांग्रेस को पार्टी के तौर पर चाहे ना पसंद करते हो, लेकिन डेमोक्रेसी को मजबूत रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अपोजिशन मजबूत होना जरूरी है। उस उसूल की वजह से बहरहाल उन लोगों को तकलीफ है जो ये महसूस कर रहे हैं कि अपोजिशन कमजोर होने से डेमोक्रेसी कमजोर होगी। और अब तक हमने बहुत से ऐसे इशारे और ऐसे वाकयात, ऐसे हालात देख लिए। राहुल जी रास्ते पर लड़ते हुए दिखे, तो जितने एंटी मोदी है, एंटी आरएसएस है, वो सब उनके साथ में जुट गए। सवाल ये है कि इसका चुनाव में अगर रिजल्ट नहीं दिखेगा तो आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हो क्या? ये सवाल है सर। ये यानी वो वर्किंग स्टाइल जो है वो और बेहतर होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम हो तो बात बने। अभी खड़गे जी प्रेसिडेंट बने पार्टी के, उसके बाद उनकी भी कोई खैर खबर नहीं है, कोई बयान नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो वो अजीब सी हालत है कि क्या वो अब भी अपने आप को प्रेसिडेंट समझे हैं या नहीं, या वो सोनिया जी के ही इशारे और उसी पर वो शायद काम करेंगे, नहीं मालूम क्या सूरत हाल है। पार्टी के इलेक्शन तक की खबरें खूब आई, उसके बाद वो क्या कुछ करने जा रहे हैं देश की पॉलिटिक्स में, वहां बिल्कुल सफाया है, कोई नई बात सामने नहीं आई। अच्छा, अब जो दूसरी बात करना चाहता हूं वो राहुल गांधी जी का जो वो एक वीर सावरकर का खत जो पढ़ करके उन्होंने सुनाया अपनी भारत जोड़ो यात्रा में, उसके बाद महाराष्ट्र में काफी हंगामा है और ये भी मांग हुई कि ये भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए या राहुल गांधी को अरेस्ट कर लेना चाहिए।
वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें हुई। आप महाराष्ट्र में आप क्या देख रहे हैं, ये सावरकर वाला मामला कहां तक जाएगा, क्या कुछ होगा? देखो, आपको एक बात बता देता हूँ। ये दो नफरती चिंटुओं के नाना और दादा बैठे हुए हैं ना ऊपर, भगत सिंह कोश्यारी, मैं नाम लेके बोलता हूँ। ये अगर इनको सुरक्षा हटा दिया जाए ना, तो महाराष्ट्र में छत्रपति का नाम और अपमान करना क्या चीज होती है वहां के बच्चे समझा देंगे। छत्रपति का नाम महाराष्ट्र में डॉलर की तरह चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। समझे? छत्रपति का अपमान करने का प्रयास जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जिस वक्त वो पीक पर थे उस वक्त किया था। उनके ऊपर जनता कर्फ्यू लगा था। ये समझ नहीं रहे कि किसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। वो भगवत सिंह कोश्यारी बोलता है कि छत्रपति शिवाजी आउटडेटेड है। अरे तुम्हारा प्रधानमंत्री जाके छत्रपति के नाम से वोट मांगता है, वहां क्यों नहीं मांगता सावरकर के नाम से वोट? वहां क्यों नहीं मांगता गोलवलकर के नाम से वोट, गोडसे के नाम से वोट, हेडगेवार के नाम से? मांगो ना वोट, औकात पता चल जाएगी तुमको तुम्हारी। तुम समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी कौन सी औकात है। और अभी अभी जो बोला है, कौन सावरकर? जिसने अपने को स्वतंत्र वीर कहने का काम चित्रगुप्त नाम के एक छद्मी नाम से एक किताब लिखी और उसमें खुद को ही पदवी घोषित कर दी। आपको पता है, स्वतंत्र वीर इसको किसी ने नहीं बोला। जैसा महात्मा किसी और ने बोला है गांधी को, जैसा राष्ट्रपिता किसी और ने बोला है, जो उनके समकक्ष और उस ताकत के आदमी थे उन्होंने बोला है उनको, उस तरीके की पदवी दी। इसने तो ये वीर ने, माफी वीर ने ये पदवी खुद दी। और ये छत्रपति शिवाजी के बारे में बोलता है कि उनका स्वराज्य ये काकतालीय, मतलब काकतालीय का मतलब ये होता है कि कौवा बैठना और डाल का टूटना, मतलब योगायोग से हुआ है। नियोजन से, उनकी लड़ाई से, उनके उनके देशभक्ति से, उनके संगठन से, ये सारी चीजों से नहीं हुआ। कौवा बैठा और वो डाल टूट गई। इस तरीके से हनन करने वाले लोग जो खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं, और इनको इतिहास में इन्होंने जिंदगी भर संभाजी राजे को अपमानित करने का काम किया, छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित करने का काम किया। इतिहास की किताब इसने लिख डाली थी जो पोछने के भी काम नहीं आएगी, सुबारे बच्चों के पोछने के काम नहीं आएगी। ऐसी जो किताब लिखा उसमें छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज का नाम नहीं लिखने का इनको हुआ। इनके जो थे लंगोटे फंगोटे, जो भागने वाले और दौड़ने वाले और मरने वाले, उनके सबके गुण गौरव इन्होंने किया। आपको पता है, क्रांति सिंह, नाना पाटिल, जिनका अंग्रेज सरकार डरती थी, उसके लोगों को पकड़ाने का काम इनके लोगों ने किया था। इन्हें सेना भर्ती का काम, ब्रिटिशों के साथ सेना में भर्ती होने का काम किया था। मैं ये मानता हूं कि जेल में जाने के पहले सावरकर की जो बातें थी, जेल में जाने के बाद उनका तबाह हो गया सारा। कोई देशभक्ति नहीं उनके बीच में बची। और ये बोलते हैं कि उसमें अंडमान में इतने साल रहे, उतने साल रहे, नहीं रहे। वो मैनेजर के तौर पर, जो ऑयल मिल चलती थी उसके मैनेजर थे। वो जो कट्टा कूटा जाता था उसमें भी मैनेजरियल पोस्ट में थे। और इन्होंने कई लेटर माफीनामे के लिखे। इन्होंने ता जिंदगी, अंग्रेज जाने के बाद भी इनको पेंशन मिलती रही। और पेंशन के लिए, बढ़ाने के लिए जब बात करते थे तो इनको 60 रुपए पेंशन थी, और कलेक्टर की उस वक्त कलेक्टर का पेमेंट 52 रुपए था। मतलब कलेक्टर से ज्यादा पेंशन। तो कलेक्टर ने इनको लिख के लेटर भेजा कि मैं छोटा आदमी हूं, आपसे कम पेंशन वेतन पाता हूं, आप तो 60 रुपए पेंशन वाले हो, तो आपको ये सब चीजें मैं सिफारिश नहीं कर सकता। ये कलेक्टर को बोलना पड़ा माफीनामा। तो आप ये मुझे बताइए कि जिन जिन लोगों के ये अभी प्रचारित कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसी भाषा बोला, उन्होंने, किसको पेंशन मिली? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि पेंशन सर्वेंट को मिलती है या विद्रोही को मिलती है? विद्रोही को तो पेंशन कोई दुनिया का कोई इंस्टीट्यूट देता नहीं है। पेंशन विद्रोही को तो गोली मारी जाती है, पेंशन का क्या मतलब? भाई विद्रोही को तो गोली मारते ना। हाँ हाँ बिल्कुल ना। तो सेवा जो देता है, सर्विस जो देता है, जो उनको चाहिए, मास्टर को जो सर्विस चाहिए उसको पेंशन मिलती है। तो ये कहां से स्वतंत्र वीर बना दिए इन्होंने? ये माफी वीर थे, और माफी वीरी के कई सारे किस्से इनके हैं। इनको जब अंडमान की बात बोलते हैं, अंडमान में भी झूठा सब समझा जाता है। इतिहास ये सब का सब झूठा समझाया जाता है। इनकी पार्लियामेंट में फोटो कैसी लगी इसके ऊपर आश्चर्य है। जो महात्मा गांधी के हत्यारों के लिस्ट में था, जिसको शंका के आधार पर छोड़ा गया, क्लीन चिट नहीं मिली थी, उस शंका के आधार पर छोड़ा गया। और दूसरा जो उसके बाद में जो रिपोर्ट आया था, उसके बाद में ये मर गए, आत्महत्या कर ली इन्होंने। तो जो राष्ट्रपिता के हत्या में शामिल होगा, जो अंग्रेजों से पेंशन पाता होगा, उस आदमी के लिए ये कितना उबल पड़े,
मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ के जो फडणवीस है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम ये कर देंगे। क्रिमिनल स्टेटमेंट हमारा होम मिनिस्टर और डिप्टी सीएम देता है। जब छत्रपति के बारे में, जिजाऊ माता के बारे में, सावित्री फुले के बारे में, ज्योतिराव फुले के बारे में, उनका जो गवर्नर है नफरती, वो कुछ बोलता है तो कभी सीएम बाहर नहीं आए, ना वो विरोधी पक्ष नेता बन के बाहर आए, ना कभी नेता बन के, महाराष्ट्र का नेता बन के बाहर आया। और जय लगी उनको, सावरकर को बोला, वैसे ही मिर्ची लगी और ऐसे बिल बिलाते बाहर आ गए बिल से निकल के, कि समझ में नहीं आता है ये कौन सा महाराष्ट्र बनाना चाहते, कौन सा इतिहास बनाना चाहते और बताना चाहते। ये माफी वीरों का इतिहास है, ये मातृहंताओं का इतिहास है, ये महात्माओं का हत्याओं का इतिहास है, ये खून करने वालों का इतिहास है, ये खून करने वालों के सम्मान का इतिहास लिखना चाहते। इनकी संस्कृति ऐसी है कि जो हत्यारों की इतिहास लिखते। तो ये बड़ी, देखिए दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सी चीजें आप लोग सुनते हैं, समझते हैं, और वो किस होशियारी से लैंग्वेज को उलट पुलट करके आपके अपने सोच के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये है हकीकत वीर सावरकर की, जो अविनाश काकड़े जी याद दिला रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये किताबों में मौजूद है हिस्ट्री की, जिसको वो बदलना चाह रहे हैं। अभी दो तीन चीजें आपने बताई। एक तो ये कि वो माफी मांगी और उनके लिए खिदमत की, उनकी सेवा की, इसलिए उन्हें पेंशन मिली। महात्मा गांधी के कत्ल में शामिल था ये आदमी, और उसने अपने आप को वीर कह दिया, एक किताब छाप दी स्वतंत्र वीर के नाम से, और अपने आप को वीर सावरकर भी चित्रगुप्त के नाम से किताब छापी, चित्रगुप्त, और बाद में पता चला कि चित्रगुप्त यही है, दूसरा कोई नहीं है। ये जिस तरह से नकली नाम रख लिया जाता है, पेन नेम रख करके कुछ भी लिखा जाता है, तो अपनी प्रशंसा करने के लिए, कोई उनकी प्रशंसा करने के लिए अवेलेबल नहीं था, शायद आरएसएस में भी नहीं था कि वो कोई और किताब लिखता इनके प्रशंसा में। ये इस तरह से बनाए गए नकली हीरो, जिनके लिए गांधी के लिए बोलते थे कि गांधी का किताब लिखने वाला कोई नहीं है। दुनिया के 150 देशों में गांधी के 150 भाषा में किताबें लिखी गई है। इतनी किताबें लिखी गई है कि इनके कोई बाप दादा भी सब जुट जाए तब भी नहीं पढ़ सकते। इनके लोगों ने गांधी पर पहली किताब लिखी थी। गांधी जिंदा थे जब उनके ऊपर हजारों किताबें आई थी। इनके ऊपर तो कोई लिखने वाला नहीं है जी। ये इनकी मजबूरी है कि विदेशों में जब जाते हैं हमारे मंत्रीगण, तो वो महात्मा गांधी की मूर्ति पर उन्हें फूल चढ़ाना पड़ते हैं। भारत की पहचान दुनिया में महात्मा गांधी के जरिए होती है। मैं भी बहुत से मुल्कों में गया हूं, महात्मा गांधी का नाम आते ही लोगों का इज्जत देते हुए सर झुक जाता है। अच्छा, अब मैं चलता हूं, ये सत्येंद्र जैन वाला जो मामला सामने आया है, वीडियो आई है तिहाड़ जेल से, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां ऐसे जेलों में ऐसे भी होते हैं लोग जिनको कहीं कोई सपोर्ट नहीं करने वाला होता, तो वो ऐसे ही एक दूसरे की सेवा करके वो अपनी जरूरत के काम भी पूरे करते हैं। लेकिन मैं कुछ डिफेंड नहीं कर रहा किसी भी चीज को, लेकिन यहां क्या कुछ हुआ, ईडी ने क्या कहा, ईडी को क्या कहा, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है जी। इसके बहुत पहले ये वीडियो कोर्ट में जमा हो चुका है, कोर्ट के पास में जमा हो चुका है। कोर्ट ये खोज रहा था कि ये वीडियो, इनको स्पाइनल कॉर्ड के जो स्पाइन है उसमें चोट लगी थी, तो उनके फिजियोथेरेपी चलनी चाहिए, इसलिए उनको फिजियोथेरेपी दे रहा था वो। ऐसे मनीष सिसोदिया जी भी बोलते हैं। मुझे उनसे कोई उनके झंझट में नहीं पड़ना है। मुझे इतना ही कहना है कि ईडी कोर्ट ने जब बोला कि इसकी पूरी जांच होगी वीडियो की, उसके बाद में इसके ऊपर निर्णय आएगा। जांच होने के पहले ये वीडियो वायरल कैसी हुई, ये पूछना मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये ईडी कोर्ट पूछ रहा है, ईडी डिपार्टमेंट से पूछ रहा है ये कैसी हुई। तो मैं बता देता हूँ, एमसीडी के चुनाव है, और एमसीडी के चुनाव बीजेपी, सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग और पुलिस, ये सब मिलके एक साइड में लड़ रहे, सब सारे महकमे एक साइड में है। तो उसमें ईडी भी महकमा ईमानदारी कितनी दिखाना चाहिए सरकार के साथ में, कितना समर्थन दिखाना चाहिए या कितना सहयोग देना चाहिए, उसका उत्कृष्ट उदाहरण, उसका बेस्ट उदाहरण है कि अभी ईडी कोर्ट उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस दे रहा है। हो सकता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वापस भी ले लिया जाएगा, क्योंकि उनको पता है लोया का क्या हुआ था, जस्टिस लोया के साथ में क्या हुआ, ये हो सकता है। मगर इतना सीरियस ऑफेंस किया है, इतना सीरियस ऑफेंस इसने किया है ईडी डिपार्टमेंट ने, और ईडी डिपार्टमेंट एक के ऊपर एक ऐसे गुनाह करते जा रहे हैं।
मगर उनको इतना संरक्षण प्राप्त है। और ये कानून 2002 में आया था, अटल बिहारी जी की सरकार में आया था वो। उसके बाद में इतने दिन कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार आंख मूंद के रही, उन्होंने उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। उस कानून में ढंग से जो प्रोविजन था वो उसको हटाया नहीं, कि बिना सुनवाई, बिना एफआईआर की कॉपी दिए, ऐसे बहुत सारे उसमें प्रोविजन है कि जो हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करते हैं, हमारे सारे आर्टिकल का हनन करते हैं, ऐसे उसमें प्रोविजन है। उसमें तो एक ऐसा प्रोविजन है कि यह आदमी भविष्य में ऐसा गुनाह नहीं करेगा, इसका भी प्रूव करना है उसको कोर्ट में। मतलब ब्रह्म भगवान भी होना है उसको, अल्लाह या ब्रह्मा भगवान जो भविष्य बता सकता है वो भी होना चाहिए, तभी उसको ईडी उसको ये देगा, बेल देगा। तो ये ऐसा भयानक कानून कांग्रेस ने भी कंटिन्यू रखा और अब बीजेपी वाले उसका पूर्ण रूप से उपयोग कर रही है, चुनाव के लिए भी कर रही है, नेता के विरोध में कर रही है, राजनीति के लिए भी कर रही है। तो ये फिजियोथेरेपी या मेडिकल जो सपोर्ट होती है, मेडिकल देखभाल जो होती है, वो किसी भी कैदी जांच चल रही है, कोर्ट वो जांच कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोर्ट जांच कर रहा है, ईडी कोर्ट। उसने बताया था कि वीडियो अभी बाहर मत भेजिए, कहीं जाना नहीं चाहिए वीडियो, इसको सीक्रेट रखिए। और इलेक्शन के वक्त कैसे आ गया? इलेक्शन के वक्त ही बहुत सी चीजें आती हैं, ऐसे मौके तलाश किए जाते हैं, ऐसे मौकों पर इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं। और बीजेपी किस तरह से इंस्टीट्यूशंस का अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, खासतौर पे जांच एजेंसियों का, जो हमने अब से पहले भी कई इलेक्शनों में हाल देखा है। अच्छा, अभी एक आफ्ताब अमीन पूनावाला पर काफी चर्चा हो रही है और बाकायदा एक लीडर ने, बीजेपी लीडर ने तो ये कह दिया गुजरात चुनाव में कि अब हर शहर में ये आफ्ताब पैदा होंगे, उससे पहले ये कर दो, वो कर दो। बहुत ही भड़काऊ किस्म की बातें हो रही हैं। क्या कुछ है, ये मामला क्या है? मैं बधाई देता हूं मुस्लिमों को, मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने कठुआ मामले में वंदे मातरम और भारत माता की जय बोल के जो मोर्चे निकाले थे, वैसा किसी मुसलमान ने इसके समर्थन में मोर्चा नहीं निकाला। मैं बधाई देता हूं मुसलमानों को कि बिल्किस बानो के अपराधियों का जैसा सम्मान और सत्कार किया और उनको अमृतकाल में जिस तरीके से छोड़ा गया, वो छोड़ने के लिए कभी किसी तरीके से मुस्लिमों ने जो ये किया था, आक्रोश पैदा किया था, मगर उनका कभी उन्होंने सत्कार और सम्मान करने की बात नहीं की। मैं बधाई देता हूं कि जो आफ्ताब है उसको बचाने के लिए उसके समर्थन में किसी ने दीन इलाही का नारा नहीं दिया, कोई अपना धार्मिक रिलीजियस का नारा नहीं दिया। उसमें विवाद है कि वो मुस्लिम है, वो पारसी है, वो खोजा है, कौन है। मैं क्रिमिनल को क्रिमिनल की तौर से देखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल है उन माँ बापों से कि 18 साल की बच्ची होते तक आप उसको आपके संस्कार और शिक्षा क्यों नहीं दे सके? आपकी बेटी आपके ऊपर विश्वास क्यों नहीं रखती? जब वो 2 साल से प्रताड़ित हो रही थी, उसके फोटो आ रहे कि उसको मारा गया, पीटा गया, 2 साल उसके ऊपर कई बार अत्याचार हुए, वो लड़की आपके माँ बाप पर कॉन्फिडेंस रख के माँ बाप के घर में वापस क्यों नहीं गई? वो लड़की अपने स्वतंत्र डिफेंस के लिए पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई? और ये नफरती चिंटू की मुसलमानों से शादी करोगे तो ऐसा होगा, मुसलमानों से शादी करोगे तो वैसा होगा, ये हर जिले में ये आफ्ताब बन जाएंगे। भैया, हर जिले में आफ्ताब नहीं बनना चाहिए, मगर हर जिले में वो आपका एमएलए भी नहीं बनना चाहिए, जो कानपुर घटना भी नहीं होनी चाहिए, हर जिले में कठुआ भी नहीं होना चाहिए, हर जिले में बिल्किस बानो भी नहीं होना चाहिए। मगर इसमें आपको पता है, कौशल किशोर नाम का केंद्रीय मंत्री हिंदू मुसलमान करने में लगा हुआ है। बजरंग दल उसके समर्थन में, उसके विरोध में, आफ्ताब अमीन पूनावाला के विरोध में रैलियां निकाल रही है। बिल्किस के वक्त क्यों नहीं निकाला? कठुआ के वक्त क्यों नहीं निकाला? उसके विरोध में उनको सजा होनी चाहिए क्यों नहीं बोला? अभी उसकी लड़ाई चल रही कि एक माइनर है या मेजर है वो लड़का, बाकी के तो सबको सजा हो गई है। अभी एक मेजर और माइनर के तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये मेजर और माइनर का ये पलायन हम नहीं होने देंगे आपके साथ में, ये मेजर है और उसके ऊपर मेजर की तरह केस चलेगी। उसके समर्थन में जो आए थे वंदे मातरम करने, उसके समर्थन में जो आए थे तिरंगा हाथ में लेके भारत माता की जय बोलने, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की, मुझे ये पूछना है। उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ, ये पूछना है। बिल्कुल आफ्ताब को जो होना चाहिए, ये जो बोलते हैं उसको जला डालो, मार डालो। अभी आपको पता होगा हैदराबाद में एक रेड्डी लड़की पर हुआ था, उसको एनकाउंटर में सबको मार दिया,
अब सबके सब पुलिस वाले जेल में है क्योंकि फर्जी एनकाउंटर था। इन्होंने वो जो है दुबे, अपना विकास दुबे की क्या नाम था उसका फर्जी एनकाउंटर किया। ये पुलिस वालों की हिम्मत न्यायपालिका से ऊपर कैसी हो जाती है, पुलिस वाले न्याय कैसे करने लग जाते हैं। उसके लिए ये कौशल किशोर जैसे और ये आरएसएस का संगठन उसके लिए जिम्मेवार है। इसको सबक सिखाने की जरूरत है। इसको कौन सबक सिखाएगा, उनका राज है। उन्होंने जितने नफरती चिंटू पैदा कर दिए हैं, जिस तरीके से वो बच्ची का चरित्र हनन हो रहा है। भाई उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसके किसके साथ शादी करे, कैसी रहे कैसी नहीं रहे, ये भी स्वतंत्रता है कि उसने माँ बाप को मानना चाहिए था, नहीं मानना चाहिए था, ये भी उसको स्वतंत्रता है। मगर मैं सब माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, सब लड़कियों से पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी में वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं पैदा करते? आपको क्यों ऐसा नहीं लगता बेटी को कि मेरे हाथ से कोई भी गलती हो जाए, कोई भी गुनाह हो जाए, मेरे माँ बाप मुझे एक्सेप्ट करेंगे? ये माँ बाप का कॉन्फिडेंस आना चाहिए था ना बेटी के मन में, नहीं आया। ये धर्म की बात नहीं है सर, ये हर जगह हो रहा है, हर धर्म में हो रहा है, हर जाति में हो रहा है। बच्चियों की प्रताड़ना ये इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। जिस समाज में महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी, जिस समाज में महिला सुरक्षित नहीं रहेगी, वो समाज आप विकसित समाज नहीं बोल सकते, इसको आप डेमोक्रेटिक समाज नहीं बोल सकते। क्या हालत है आज महिलाओं की हर जगह पर? तो हर जगह जो आज भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, वहां तो डबल इंजन की सरकार है। ये कठुआ में क्या हुआ, बिल्किस के बारे में क्या हुआ, बिल्कुल मैं बोलता हूं, मैं मांग करता हूं कि आफ्ताब अमीन को एज पर संविधान सजा होनी चाहिए। मगर उसका ये काट दो, वो काट दो, मिर्ची भर दो, फांसी पे टांग दो। अब जो पुलिस वाला टांगेगा उसकी हालत होगी वो रेड्डी के हत्याकांड में जैसी हुई है, रेड्डी के इसमें वो जो अपना आरोपियों को मारा वैसी होगी। अब कितने लोग इसके लिए तैयार है, कितने अफसर तैयार है, क्योंकि उसको मारने से गुजरात इलेक्शन जीत सकते। ये भी अफवाहें फैलाने का काम अभी जो लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर कौन नकेल कसेगा? अब वो आपको पता है कि वो जो गुजरात यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो एमएलए थे आजमी, उसके ऊपर बैन लगा दिया, उसके ऊपर जो हटा दिया, उनके ऊपर वोटिंग लिस्ट से उनका नाम हटा दिया, बैन लगा दिया, उनके ऊपर क्या बोलते हैं, उनकी एमएलए चली गई। आजम खान, इनके तो परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर उनसे ज्यादा बुरा बोलते हैं। इनके ऊपर कौन लेगा एक्शन? कब होगी एक्शन? हाँ, तो ये बुनियादी बुनियादी बात यही है कि हुकूमत वही सही हो सकती है जो सबके साथ कानून का सही तरीके से उस पर अमल करे और सबको इंसाफ मिले। ये जो धर्म देख करके, पहचान देख करके या सियासी पार्टी देख करके फैसले लिए जाने लगे और अदालतें भी उस रास्ते पर चलने लगी और पार्टी को मदद करने लगी, ये बहुत ही खतरनाक है। और समाज में जो आपने बताया कि पेरेंट्स को, माता पिता को जो संस्कार देने चाहिए थे वो क्यों नहीं दिए? आखिर वो अपने माता पिता पर भरोसा करते। 18 साल की बेटी होने तक उसके साथ में बाप ये बात क्यों नहीं करता कि शादी का मतलब क्या है, शादी क्यों की जाती है? गलत जगह पर शादी हुई तो तेरी जिंदगी में क्या होगा? आकर्षण, लैंगिक आकर्षण निर्माण होते तक उसका बाप माँ उसको समझाती क्यों नहीं है? आप देख लीजिए, अच्छे रसूखदार परिवार की बेटियां ऐसी विचित्रता में भाग जाती है क्योंकि बाप ये बोलता है मैं मेरी बेटी से प्यार करता हूं, मगर अगर इसने मेरी मर्जी के विरोध में शादी किया तो मैं इसकी जान ले लूंगा। ये प्यार नहीं है सर, ये प्यार नहीं है। जब विरोध में काम करते हैं उस वक्त भी अगर हम दरिया दिल दिखाए, हम उसके ऊपर प्यार से समझाने का प्रयास करें, उसके सुख दुख में खड़े रहे, तो उसको बोलोगे ना प्यार। ये कौन सा शर्तों के साथ प्यार होता है क्या? बच्ची के बाप बड़ी होती है, बच्ची के ऊपर कंधे पर हाथ रख के सर पे हाथ नहीं घुमाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि प्यार क्या होता है। और कोई दूसरा आदमी रास्ते का चलता फिरता कोई क्रिमिनल हाथ घुमा दे, उसको लगता है यही प्यार है, क्योंकि अट्रैक्शन है सर, लैंगिक अट्रैक्शन होता है, ये कुदरत का करिश्मा है, कुदरत ने दिया हुआ है। तो इस अट्रैक्शन को समझ के हमने हमारी लड़कियों की परवरिश करनी चाहिए, हमारी लड़कों की परवरिश करनी चाहिए। वो नहीं करते और कुछ भी हो जाए कि हिंदू मुसलमान लाएंगे। अब मुसलमानों ने 35 टुकड़े किए भैया, आपके इसने 22 बानों के जो अभी भी शव नहीं मिल रहे, उनके साथ में जो महिलाएं थी उनके शव नहीं मिल रहे, वो जो एब्सकॉन्डिंग वहां के 8-10 मर्द थे उनके शव नहीं मिल रहे। उनके कितने टुकड़े किए थे? कहाँ है वो टुकड़े? किसने खोजा वो? बिल्कुल उसने गलत किया है, उसको सजा होनी चाहिए, मगर धर्म देख के, जाति देख के, भाषा देख के सजा नहीं हो सकती।
जी। अपराध की सजा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने कई इश्यूज पर बहुत अच्छे से बताया। महाराष्ट्र में सावरकर पर जो बहस चल रही है, सावरकर के बारे में आपने कई ऐसे फैक्ट्स रखे जो आमतौर पर लोगों को मालूम नहीं है। गुजरात इलेक्शन में क्या कुछ होने जा रहा है, कैसे हालात हैं, प्रधानमंत्री जी इतना टाइम दे रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरे देश का लोकसभा इलेक्शन हो रहा है। जिस तरह से 38 रैलियां, मैंने बाकायदा काउंट की थी, जो वो पूरा प्रोग्राम अखबार में आया था, 38 रैलियां वो कर रहे हैं गुजरात में। और इसके अलावा ईडी ने ही सत्येंद्र जैन वाले मामले में पूछ लिया कि आखिर ईडी कोर्ट ने कि आपने आखिर ये गैर कानूनी काम क्यों किया। यानी इलेक्शन, दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन की हैसियत इतनी बड़ी हो गई। आमतौर पर एमसीडी इलेक्शन को कभी इतनी अहमियत नहीं दी जाती रही है, लेकिन अब तो ऐसे हालात हो रहे हैं कि कोई भी इलेक्शन हारना नहीं है, हर हाल में जीतना है और पब्लिक का कोई काम नहीं करना। सरकार ने और संविधान ने जो लोगों को हक दिया है वो उन्हें हक नहीं देना, उनकी समस्याओं को हल नहीं करना, सिर्फ इलेक्शन जीतना है और नफरत की बुनियाद पर जीतना है। ये गुजरात इलेक्शन में भी किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, पोलराइजेशन किया जा रहा है, वो हमारे आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।